एलविश यादव तो खुद बोलता है कि वो बीजेपी सपोर्टर है, तो वो सवाल क्यों पूछेगा, वो तो खुले में बीजेपी सपोर्टर है। यहाँ पे तुम न्यूट्रल का खाल ओढ़कर आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हो, तो तुम सवाल उठाकर दिखाओ आम आदमी पार्टी पे। दिल्ली लीगर पॉलिसी पे वीडियो बना के दिखाओ। स्वाति मलिवाल जो कि आम आदमी पार्टी के एक एमपी थे, उन्होंने खुद बताया कि तुम आम आदमी पार्टी के लिए कैसे काम करते हो। एक यूट्यूबर है जिन्होंने बगैर आपका नाम लिए ये पोस्ट किया। हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे। बहुत टाइम से मेरे चैनल पे एक रिक्वेस्ट आ रही थी वीडियो की, जो है इंजीनियर रिवील की वीडियो। उन्होंने लिटरली ध्रुव राठी को एक्सपोज करते हुए ये वीडियो डाली है। हाउ अ नाइन्थ फेल बिकम, ओके ध्रुव राठी को नाइन्थ फेल कह रहे हैं। हाउ अ नाइन्थ फेल बिकम मास्टर ऑफ मैनिपुलेटर एके ध्रुव राठी। सो देखते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो एक्सपोज वीडियो होने वाली है, जो कि ध्रुव राठी ने रिप्लाई वीडियो बनाई थी ना एलविश यादव के ऊपर, एंड एलविश यादव ने ध्रुव राठी को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो डाली थी, जिसमें कि उन्होंने मेंशन भी करा था दैट कि ये जितना भी रिसर्च है वो है इंजीनियर एक्सप्लेन का या इंजीनियर रिवील का। इनका एक्सप्लेन एंड रिवील दोनों ही चैनल है। तो यहाँ पे जो है लोग काफी ज्यादा इनको पोक कर रहे थे, कॉमेंट कर रहे थे दैट कि यार आपने रिसर्च करा था तो आपका रिसर्च जो है वो फालतू का था। मैंने भी अपने वीडियो में कई बार बताया है दैट कि जो ध्रुव राठी है वो काफी ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। तो यहाँ पे उन्होंने टाइटल के अंदर मैनिपुलेटर भी लिखा है, एंड ध्रुव राठी जो है वो गलत फैक्ट भी बता देते हैं। जॉर्ज सोरोस वाला तो मैंने भी अपने वीडियो में मेंशन करा था दैट कि जॉर्ज सोरोस तो है बिल्कुल भी मतलब गलत बताया उन्होंने कि जॉर्ज सोरोस एक अच्छा व्यक्ति है, ये हर्ष मंदर एक अच्छा व्यक्ति है, एंड बहुत सारे लोगों को वो हाइड करते हैं। इसको कहते हैं ना कि मतलब बुराई को मतलब अच्छाई से पेंट कर देना, तो कुछ ऐसा वाला करते हैं काम वो। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है उनकी कि पता नहीं क्यों करते हैं, जबकि वो एजुकेशनल वीडियोस वो इतने अच्छे बनाते हैं, इतने अच्छे रिसर्च करके बनाते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ों में वो प्रोपोगेंडा घुसा देते हैं। तो चलो देखते हैं इस वीडियो को, एंड उसके बाद सारी बातें करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि मुझे कैसा लगा वीडियो, एंड अगर वीडियो में मुझे कुछ भी कमी लगेगी या फिर मुझे कुछ ऐड ऑन करना होगा तो वो भी मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। सो पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, वो मजा आएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपके रिक्वेस्टेड वीडियो पे अगर आप रिएक्शन चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं आपके रिक्वेस्टेड वीडियो पे वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप वीडियो मिस नहीं करें। हेडफोन्स ऑन कर लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। जब से मैनिपुलेटर ने एलविश यादव के वीडियो का काउंटर डाला है, तब से उसके जो चमचे हैं वो बौखला चुके हैं। मुझे टैग करके कह रहे हैं कि तेरा स्क्रिप्ट था, तेरा स्क्रिप्ट तो फेल हो गया, तेरे स्क्रिप्ट को तो हमारे पापा ने एक्सपोज कर दिया, तेरे स्क्रिप्ट को तो हमारे पापा ने बैंड बजा दी। अरे रुको जरा, सब्र करो, तुम लोग कह रहे हो तो चलो जवाब दे देते हैं, आईना दिखा देते हैं। ये जो काउंटर वीडियो है ना, बस्टेड, इसका इनकाउंटर करके बताते हैं कि क्या होता है इनकाउंटर करना और क्या होता है काउंटर करना। काउंटर का मतलब होता है कि जो फैक्ट आपने रखे उसका कोई भी जवाब सामने वाले व्यक्ति के पास नहीं है। तो चलिए इनके पापा ने जो काउंटर बनाया है उसकी एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये काउंटर कर भी पाया है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, कभी बिटोड़ा देखा है आपने? ये चीज, इसमें गोबर के बने हुए उपले रखे जाते हैं। हरियाणवी में एक कहावत है कि बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। अभी कुछ हफ्ते पहले किसी दोस्त ने मुझे कहा कि एलविश यादव ने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाया है, मेरा क्या कहना है उस वीडियो को लेकर। मैंने कहा भाई क्या यार, क्या उम्मीद करते हो, बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। अब वैसे तो दोस्तों इन गोदी यूट्यूबर्स का एक पूरा झुंड बैठा है जिसने पिछले कुछ महीनों में मेरे ऊपर एक से बढ़कर एक हमले करने की कोशिश करी है। कोई मुझे कभी कुत्ता कहता है, कोई कॉकरोच कहता है, कोई कहता है कि मेरी वाइफ पाकिस्तानी है, तो कोई मुझे बुली कहता है। अभी 10 सेकंड पहले तुम दूसरों को बिटोड़े से कंपेयर कर रहे थे जिसके मुंह से सिर्फ गोबर निकलता है, और अभी कह रहे हो कि तुम्हें कोई कुत्ता बोलता है, कोई पाकिस्तानी बोलता है। मतलब जिसके नाम से तुम्हारा चैनल चल रहा है उसका एक मीम, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, और उस मीम को तुम प्रूफ कर रहे हो। लेकिन इन सभी में से एलविश सही मायनों में इन बेवकूफों का सरदार है, क्योंकि जितनी अनाप शनाप बातें इसने अपने वीडियो में करी ना मेरे बारे में, जितने दुनिया भर के झूठ इसने फैलाए उतने शायद ही किसी ने फैलाए। जितनी अनाप शनाप बातें उसने कही है उसको बताओ भी तो कि वो कैसे अनाप शनाप है। तुम्हारे कहने से कोई अनाप शनाप तो नहीं हो जाएगा। तुम तो रामायण के अस्तित्व को भी नकारते हो, तो तुम्हारे कहने से तो नहीं होने वाला है। अपने बोले गए बातों को फैक्चुअली बेस भी देना पड़ता है। हवा में बस बातें कर देने से कि अनाप शनाप है, वो अनाप शनाप नहीं हो जाता। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी एलविश का मन नहीं भरा, मुझसे कहने लगा कि काउंटर दो। कहाँ है काउंटर, कहाँ है काउंटर, काउंटर कहाँ है, काउंटर कहाँ है, जवाब कहाँ है? काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह। ये रहा जवाब। बस एक चीज कहूंगा, विक्टिम कार्ड मत खेलियो इस वीडियो को देखने के बाद, रोना धोना नहीं चलेगा।
पहले भी तू टीवी पर बहुत रोया। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला। हमारे ध्रुव भाई को एंटी नेशनल्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है? करने को कोई कुछ भी कर सकता है, पर इंसान कितना पागल होगा। बीजेपी की एक बड़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, आपने भी नोटिस किया होगा दोस्तों, कि जो भी इंसान बीजेपी की आलोचना करता है, ये बीजेपी वाले उसे एंटी नेशनल घोषित करते फिरते हैं। एल्विश ने भी यही किया कि ये इंसान एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल, फलाना एंटी नेशनल, ढिमकाना एंटी नेशनल। अब किसी तरीके से इन सभी लोगों के ध्रुव राठी से कनेक्शन जोड़ दो और इसे भी एंटी नेशनल घोषित कर दो। मैंने तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया। काय काय करना बंद कर दे कौवे की तरह। अभी 3 मिनट पहले यही सेम व्यक्ति कह रहा था कि लोग इसे कुत्ता बोलते हैं, कॉकरोच बोलते हैं, और सेम काम ये खुद कर रहा है। ये सेम काम इसने वीडियो के शुरुआत में भी की थी। कहता है कि जो मेरे खिलाफ वीडियो बनाए वो गोदी यूट्यूबर्स हैं, तो तुम दूसरों को गोदी यूट्यूबर्स बोलो तो बहुत सही। तुम बीजेपी के सपोर्टर्स को अगर ज़ॉम्बीज बोल दो तो बहुत सही। सामने वाला अगर तुम्हें एंटी नेशनल बोल दे तो तुम्हें मिर्ची लग जाती है, विक्टिम कार्ड सामने आ जाता है। तुमने तो इंडिया के गलत मैप को कई बार दिखाया है, डेवलपमेंट के खिलाफ बात कर चुके हो, देश में हाईवेज नहीं चाहिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं चाहिए, ये भी बोल चुके हो। इंडियन आर्मी को नीचा दिखाने के लिए फेक न्यूज भी तुमने फैलाए हैं, और इस कारण से आर्मी को खुद सामने आकर ये बोलना पड़ा था कि ये फेक न्यूज है, जिसको कि बाद में तुमने डिलीट कर दिया था। पाकिस्तानियों का तुम्हें भरपूर सपोर्ट है, और पाकिस्तानियों को तुम्हें सपोर्ट करने में उनका क्या फायदा है ये जरा बताना। तो तुम्हें एंटी नेशनल बोलने के पीछे बहुत सारे रीजन है। तुम बताओ कि तुम्हारे दूसरों को गोदी मीडिया बोलने के लिए तुम्हारे पास कितने रीजन है, कितने फैक्ट्स हैं, और ये जो लोग तुम एंटी नेशनल बोलते हैं ना, इसके बारे में और जानकारी मैं आगे देने वाला हूँ। एक चीज कहूंगा, विक्टिम कार्ड मत खेलियो इस वीडियो को देखने के बाद, रोना धोना नहीं चलेगा। बिल्कुल, मैं भी यही बोलने वाला हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद रोना धोना मत। एल्विश ने भी यही किया कि ये इंसान एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल, फलाना एंटी नेशनल, ढिमकाना एंटी नेशनल। अब किसी तरीके से इन सभी लोगों के ध्रुव राठी से कनेक्शन जोड़ दो और इसे भी एंटी नेशनल घोषित कर दो। तुम भी तो गोदी मीडिया बोलने वालों के लिए सेम लॉजिक अपनाते हो। इसकी फोटो मोदी के साथ है, उसने मोदी की तारीफ की है, तो वो गोदी मीडिया है, और तुम्हारे खिलाफ बोलने वाले, तुम्हें एक्सपोज करने वाले गोदी मीडिया में डाल दिया। गोस्वामी का और सरकार का कितना मिला जुला संबंध है यहाँ पर, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है यही चीज रवीश कुमार के साथ हुई होती या किसी और जर्नलिस्ट के साथ हुई होती जो गोदी मीडिया का नहीं है, तो सरकार इतनी जल्दी कोई एक्शन नहीं लेने वाली थी। जरा एक बात बताना, तुम आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हो, तो तुम कौन सा यूट्यूबर हुए? आइए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि इसने एग्जैक्टली क्या कहा। इसने बात करी थी आदिल अमन नाम के एक आदमी की। साल 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे, और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे। उसके अंदर एक काउंटर तो सही है ही जिसका नाम है नहीं, आदिल अमन। काउंटर अच्छा नहीं था। पहली गलत इन्फो, साल 2020 में मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। जिस ग्रुप की ये बात कर रहा है वो मैंने 2017 में बनाया था, और 2020 तक तो मैंने उसे बंद कर दिया था। इस फेसबुक ग्रुप का नाम था ध्रुव राठी स्क्वाड। इसके साथ साथ मेरा एक फेसबुक पेज भी है सिर्फ ध्रुव राठी नाम से। पर कुछ दिनों पहले तो तुम कह रहे थे कि ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं था, ना तुम रिपोर्टिंग करवाते थे। पर फैलाता है कि मेरा एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे मैं लोगों को ट्रोल करता हूं, जहां पे बॉट्स भेजे जाते हैं, हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, कोई सीक्रेट फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। जो है वो पब्लिकली आपको दिखता है। व्हाट्सएप पर एक पब्लिक चैनल है जिस पर मैं पोस्ट करता हूं ओपनली। और अभी एक्सेप्ट कर रहे हो कि ध्रुव राठी स्क्वाड एग्जिस्ट करता था। रियलिटी ये है कि ये सालों से ध्रुव राठी स्क्वाड एग्जिस्टेंस को नकारता आ रहा था, क्योंकि इसे लग रहा था कि मैंने तो सब कुछ डिलीट कर दिया, तो लोगों को क्या ही पता चलेगा। जब हमने इसकी असलियत सामने ला दी विद प्रूफ, तो ये कह रहा है कि हाँ हुआ करता था, पर कुछ सालों पहले मैंने उसे बंद कर दिया। और इसने इसको क्यों एक्सेप्ट किया है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसने इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि एल्विश यादव के वीडियो में इसको एक थोड़ा वीक पॉइंट ये हर्ष मंदर और आदिल अमन वाला ही पॉइंट मिला था, और इसको काउंटर के नाम पे परोसने के लिए जरूरी था कि स्क्वाड वाले फैक्ट को एक्सेप्ट किया जाए, वरना ये आज भी ध्रुव राठी स्क्वाड को सामने से मना कर रहा होता। और इसी चीज को कहा जाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसमें एक व्यक्ति लंबे समय तक किसी एक चीज को छिपाता रहता है, पर बाद में उससे और कोई बहाना ना होने के कारण एक्सेप्ट करना पड़ता। और क्योंकि एल्विश यादव ने उस वीडियो को खुद एडिट किया था, तो उसमें बहुत सारे एडिटिंग फ्लॉज थे। इस कारण से ध्रुव को ये तीनों पॉइंट सबसे आसान लगे टारगेट करने के लिए, काउंटर करने के लिए। खैर, ये जो व्यक्ति है जो काउंटर कर रहा है, इसको खुद तो वीडियो एडिटिंग आता नहीं है, खुद तो रिसर्च करने आता नहीं है, और ये यूट्यूब कोर्स बेचता है कि हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर। इसने तो उन स्टॉक मार्केट वाले क्रिएटर्स को भी पीछे छोड़ दिया है जो कहते हैं कि करोड़पति बनना कौन सी बड़ी बात है, तुम तो एक महीने में करोड़पति बन सकते हो। जिनको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं आता है वो यूट्यूब पे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का कोर्स बेचते हैं। जिनको एडिटिंग नहीं आता, जिनको रिसर्च नहीं आता, जिनको स्क्रिप्टिंग नहीं आता है, वो यूट्यूब के ऊपर हाउ टू बिकम
हम यूट्यूबर का कोर्स बेच रहे हैं, तुम तो पूरी टीम लेकर बैठे हो लेकिन फिर भी काउंटर नहीं हो पा रहा है। इस ग्रुप को मैनेज करने के लिए मैंने कुछ एडमिन्स को चुना, उन लोगों में से जो मेरे फेसबुक पेज पर सबसे ज्यादा एक्टिव लोग। कौन ये लोग थे मैं नहीं जानता, मैंने सिर्फ इस बेसिस पर इन लोगों फेसबुक ग्रुप का एडमिन बनाया कि ये मेरे फेसबुक पेज पर सबसे ज्यादा लाइक और कमेंट डाउटफुल है भाई कि कौन है ये सजेशन होती थी उस जमाने में। तो जो भी एडमिन्स थे मेरे फेसबुक ग्रुप के, उनमें से किसी से भी मैं आज तक पर्सनली कभी नहीं मिला। अब हुआ क्या कि इनमें से एक एडमिन आदिल अमन ने एक टाइम पर बड़े ही वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट टाइप के कमेंट्स किए, जिन्हें ऑब्वियसली मैं सपोर्ट नहीं करता। बाकी एडमिन्स ने वो कमेंट्स मुझे दिखाए और मैंने फिर इसे एडमिन की पोजीशन से हटा दिया। भाई साहब ने बिना किसी को जाने पहचाने अपने लाखों लोगों के फॉलोअर वाले ग्रुप में एडमिन बना। ये तो अपने घर को किसी अननोन आदमी के देख रेख में छोड़कर जाने वाली बात हो गई। मतलब एक्सक्यूज भी निकाला है तो कैसा एक्सक्यूज निकाला है। देखो इसका जो झूठ है वो मैं आपके सामने लाता हूँ। मैनिपुलेटर ने कई बार फंड रेज किया है और लोगों से डोनेशन मांगा है, और इस डोनेशन को मैनेज करने के लिए इसने आदिल अमन को रखा हुआ था, और जो भी पैसे आने वाले थे सारे आदिल अमन के अकाउंट में आते। इसने आदिल अमन के बैंक डिटेल्स को दिया हुआ है, इसने आदिल अमन का नंबर दिया हुआ है, आदिल अमन का यूपीआई आईडी दिया हुआ है। इसने 24 अगस्त 2019 के पोस्ट में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने की बात कही थी और कहा था कि आदिल अमन उसको लीड करेगा और अपना नंबर आप लोग आदिल अमन के साथ शेयर करो। मतलब गजनी हो क्या, इतना जल्दी भूल गए? ये बात तो कोई बच्चा भी बता देगा कि कोई भी व्यक्ति, एक अननोन आदमी, एक अननोन पर्सन के अकाउंट में डोनेशन का जो अमाउंट है वो नहीं है। और इसने आदिल अमन की बैंक डिटेल्स को ही क्यों शेयर किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ना ही इसके पास कोई बैंक अकाउंट है और मोस्ट प्रोबेबली इसके पास तो इंडियन आधार कार्ड भी नहीं है। इसने रेडिट के आस्क मी एनीथिंग में खुद एक्सेप्ट किया था कि मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ना ही मेरे पास कोई इंडियन फोन नंबर है, और मैं अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक भी नहीं करने वाला हूँ। आदिल अमन की ये फोटो देखो जो बता रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है। तुम दोनों आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हो, तुम्हारे ग्रुप का वो एडमिन रह चुका है, तुम्हें लगा किसी को क्या ही पता चलेगा, झूठ बोल देते हैं। तो जनता है वो तो बेवकूफ है। मैं तो पूरी लिस्ट दे दूंगा, पूरे फैक्ट दे दूंगा कि आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है। Impressed maybe is the right word, or you're significantly you have a significant liking for the way Aam Aadmi Party does some of its stuff, but it's not clear that you are just like, oh, aap bhagte hain. I volunteered for them in 2015. Yeah. I edited a video for them and I did some graphic designing for them. और जब एक्सपोज होता है तो ब्लॉक कर देता है। जब भी मैंने नया अकाउंट बनाया तो इस भाई साहब ने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। खैर ये जो डर है ना वो अच्छा लगा। देशद्रोहियों के मन में एक्सपोज होने का जो डर है ना वो होना चाहिए। अब 4 सालों बाद हमारी कहानी में एंट्री होती है इस बेवकूफ की, जो इस घटना को लेकर एक स्कैंडल बनाने की कोशिश करता है। ये अपनी इमेजिनरी कहानियां बनाता है कि आदिल और मैं तो जिगरी दोस्त हैं। अगर ध्रुव भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी, क्योंकि पुराने साथी हैं, आम आदमी पार्टी में साथ में काम करते थे। सही बात बोला। प्रधानमंत्री मोदी सड़क छाप मवालियों को ट्विटर पर फॉलो करते हुए दिखते हैं। अब यहाँ से बात घुमा दिया, इन्फ्लुएंसर सारा लॉजिक लगा देते हैं कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की क्या गलती। उन्हें क्या पता था कि ये इंसान ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। यादव ने निखिल नाम का एक ट्विटर यूजर जिसने गर्व से कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी उसे फॉलो करते हैं, जिसने किस तरीके से एक महिला पत्रकार की मौत पर जश्न मनाया था, उनको गालियां दी थी। और प्लीज प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इस तरह के लोगों को फॉलो ना करें। कोई नहीं मिलता उनको हिंदुस्तान में तो मुझे फॉलो कर लें। लेकिन ये इकलौता ऐसा केस नहीं है। ये बीजेपी 2016 पेज जिसने जर्नलिस्ट स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ बहुत ही भद्दी भाषा लिखी, इसे भी नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे हैं। बीजेपी 2014, अवनीश चौबे, कुल आदित्य, महावीर एम जैसे कितने और ऐसे थ्रेटनिंग और अब्यूजिव हैंडल्स हैं जिन्हें प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने तो अंकित जैन, सुरेश नखुआ, तेजिंदर बग्गा जैसे कुछ हिंसक गालीबाज ट्रोल्स को अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर पोस्ट भी किया था। क्या पहले चेक नहीं कर सकते थे कि ये कैसे लोग हैं? ऑनलाइन से अब ऑफलाइन पर आ जाए तो आसाराम बलात्कार के लिए कॉन्विक्ट हुआ। यहाँ नरेंद्र मोदी उसे माला पहनाते हुए और उसके पैर, अरे उनके बारे में कोई जानता नहीं था तो उनको तो जीवन में अच्छा ही मान रहे थे, उस अच्छा समय ही मान रहे थे। उसके बाद फिर एक्सपोज हो गए तो इस समझ ट्वीट में आ और इस गया फेसबुक लोगों को। पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी गुरमीत राम रहीम की प्रशंसा करते हुए दिख रहे हैं। वही गुरमीत राम रहीम जिसे मर्डर और रेप जैसे केसेस में दोषी पाया गया है। इस फोटो में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री गुरमीत राम रहीम के साथ बैठे हुए दिख रहे हैं। 2017 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। मध्य प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सतना में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप था कि ये पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी कर रहे थे। अब आज तक की ये हेडलाइन देखिए। ये जो गले में बीजेपी का पट्टा डाले हुए और टी शर्ट पर मोदी लिखवाए हुए दिख रहा है, ये है ध्रुव सक्सेना। यहाँ इसकी फोटो देखिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की पहली राजनीतिक पार्टी जिसके ऊपर एक ठप्पा लग चुका है
कि यह एक ISI सर्टिफाइड पार्टी बन चुकी है। कम से कम 3 शख्स इन 11 में से सीधा तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए। अलेजिड आतंकवादियों के बीजेपी से सिर्फ 1-2 ऐसे कनेक्शन नहीं है, ढेर सारे हैं। 2022 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। जम्मू के रियासी में पकड़े गए आतंकियों में से एक तालिब हुसैन जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा IT सेल का फॉर्मर चीफ निकला। बीजेपी ने कहा कि यह केवल 18 दिन तक बीजेपी का सदस्य रहा था। नासिर और जुनैद की किलिंग का अक्यूज मोनू मानेसर इस फोटो में अनुराग ठाकुर के साथ, यहाँ लेट अरुण जेटली के साथ और यहाँ होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ। इस फोटो में प्रधानमंत्री मोदी पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के साथ दिख रहे हैं, जो 2008 के मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट की एक अक्यूज है। बीजेपी नेताओं की एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या इनडायरेक्ट एसोसिएशन के ये सब एग्जांपल्स तो बस ट्रेलर है। अगर मैं पूरी लिस्ट बनाने लग जाऊं तो यहाँ 3 घंटे की फिल्म बन जाएगी। बाबू बजरंगी का स्टिंग ऑपरेशन, यशवंत शिंदे का एफिडेविट, प्रज्वल रेवन्ना, आशीष मिश्रा, अनुराग ठाकुर, यति नरसिंह सरस्वती, सूरजपाल अमू, सुरेश चौहान के लिस्ट चलती ही जाती है। कोई कहता है गोली मारो, कोई लिंचिंग के लिए दोषी पाए गए लोगों को मालाएं पहनाता है, कोई बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण बताता है, तो कोई मुसलमानों के खिलाफ साइड की बात करता है। मतलब कोई सेंस है इस बात का? इस बात का एल्विश से क्या लेना देना है? बात यहाँ पे हो रही है एल्विश के फैक्ट्स को काउंटर करने की, और तुमने दुनिया भर की कहानियां कहां से घुसा दी वीडियो में, इसका कोई और अंत नहीं है। वीडियो का 8.5 मिनट बीत चुका है, पर इसने अभी तक एक भी फैक्ट काउंटर नहीं किया है। इसने कहा था कि ये एक करके हर एक सेकंड को काउंटर नहीं भी कहा था। एल्विश यादव के वीडियो में जो फैक्ट्स थे जो कि मैंने दिए थे, तुमने उन सभी फैक्ट्स को स्किप करके 10 मिनट के बाद से बातें करते करते बिता दिया। बड़ी ध्यान से सुनना। साल 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे, और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चेहरा था जिसका नाम है आदिल अमन। और क्यों उठाया उसका जवाब तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया है। मतलब क्या गजनी हो क्या, या कभी स्कूल नहीं गए हो जो तुम्हारी काउंटिंग 10 से शुरू होती है? पहले के 9 मिनट तुम्हें पढ़ने ही नहीं आता है, और दूसरों को तुम एजुकेशन का सर्टिफिकेट बांटते चलते हो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। अच्छा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से याद आया कि वैसे तुमने OTP से EVM को कैसे हैक किया था, ये जरूर बताना। वो क्या है कि आम आदमी पार्टी 7-0 से क्लीन स्वीप हुआ था दिल्ली में, तो उनको तुम्हारे इस स्किल की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहाँ है काउंटर, कहाँ है काउंटर? ये जो काएं करे जा रहा था ना मेरे साथ, बीजेपी के साथ करके दिखा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है तेरे जैसे सत्ता के चाटुकार पूरी जिंदगी ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मेरे खिलाफ बोलना आसान है, क्योंकि पता है सरकार पीछे से कुछ कहेगी नहीं, और बड़े यूट्यूबर को टारगेट करके व्यूज मिलेंगे, कंट्रोवर्सी होगी, पब्लिसिटी मिलेगी। पता है तुझ जैसे गोदी यूट्यूबर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुझ जैसे लोगों को लगता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करके व्यूज आएंगे और इसी तरीके से फॉलोअर्स बटोरे जा सकते हैं, इसी तरीके से यूट्यूब पर करियर बनाया जा सकता है। लेकिन तेरे जैसे एक और यूट्यूबर को मैंने पहले भी कहा था कि कंट्रोवर्सी करके एक सस्टेनेबल यूट्यूब करियर बनाना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कंट्रोवर्सी की बात भी कौन कर रहा है? देखो तो जरा, जिसका पूरा करियर मोदी को गाली देने से शुरू होता है, जिसका पूरा करियर फेक न्यूज से शुरू हुआ है, जिसका पूरा करियर अपने खिलाफ बोलने वालों को ब्लॉक करने से शुरू हुआ है, वो बात कर रहा है कंट्रोवर्सी की। ये बंदा 110% अपने गुरुजी पे गया है। बात करने का स्टाइल, झूठ बोलने का स्टाइल, फेक न्यूज फैलाने का स्टाइल, खुद को सबसे एजुकेटेड दिखाने का स्टाइल, दूसरों के एजुकेशन पे सवाल उठाने का स्टाइल। अब पार्टी का सवाल है तो कॉपी पेस्ट तो मारेगा ही, उसके अलावा इसको और आता ही क्या है? एल्विश यादव तो खुद बोलता है कि वो बीजेपी सपोर्टर है, तो वो सवाल क्यों पूछेगा? वो तो खुले में बीजेपी सपोर्टर है। यहाँ पे तुम न्यूट्रल का खाल ओढ़कर आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हो, तो तुम सवाल उठाकर दिखाओ आम आदमी पार्टी पे। दिल्ली लीगर पॉलिसी पे वीडियो बना के दिखाओ। स्वाति मलिवाल जो कि आम आदमी पार्टी के एक MP थे, उन्होंने खुद बताया कि तुम आम आदमी पार्टी के लिए कैसे काम करते हो। एक यूट्यूबर है जिन्होंने बगैर आपका नाम लिए ये पोस्ट किया कि जो एक्यूज है वही विक्टिम का रोल प्ले कर रहा है। उसके पहले आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि ध्रुव राठी का एक वीडियो आया जिसमें एक तरफा बातें कही गई, और उन एक तरफा बातों के चलते आपके DM में आपको गालियां दी जाए और आपकी जान पर खतरा भी है। ध्रुव राठी को जिस पार्टी से आप आती हैं उसमें लोग ये मानते हैं कि वो सबसे सच्चे पत्रकार है, सबसे सच्चे इंसान है जो तानाशाही ताकतों के खिलाफ लड़ते हैं। क्या आम आदमी पार्टी ने ध्रुव राठी का भी आपके खिलाफ इस्तेमाल किया है? जी, मैं ऐसा मानती हूँ। इनफैक्ट मैं ध्रुव राठी को बहुत पसंद करती हैं, और हमारे घर में तो सभी उनको बहुत लाइक करते हैं। लेकिन जो उन्होंने इस बार मेरे साथ करा, मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ। देखिए, वो बहुत बड़ी पोजीशन पे है इस वक्त, पूरा देश उनको देखता है, पूरा देश उनको सुनता है। अच्छा, ऐसे में एक बिल्कुल वन साइडेड वीडियो करना, क्योंकि वो आप लीडरशिप के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि वो वॉलंटियर भी रह चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल। उस समय उनका इस तरीके का एक वीडियो करना मेरे हिसाब से बहुत खराब। तुमने अपने डिक्टेटरशिप वाले वीडियो में ये बोल दिया कि मेरे पापा केजरीवाल को जेल में डाल दिया, तो क्यों डाला जेल में? किसने डाला जेल में? और कोर्ट उसको बेल क्यों नहीं दे रही है? ये भी तो बताना चाहिए था। नहीं बताओगे, नहीं बताओगे, पता है मुझे नहीं बताओगे।
पार्टी का जो सवाल है। तो आगे बंदा बात करता है जॉर्ज सोरस की। तो हर्ष मंदार है, वो जॉर्ज सोरस के साथ काम करता है, जिसने 8,000 करोड़ की फंडिंग दे रखी है मोदी जैसे राष्ट्रवादी पीएम को हटाने के लिए और सरकार गिराने के लिए। जॉर्ज सोरस वाला प्रोपेगेंडा आपने जरूर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कभी ना कभी देखा होगा। इसमें इल्यूमिनाटी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, वामपंथी, जेएनयू, टूलकिट गैंग, खान मार्केट गैंग, कांग्रेस वगैरह इन सब की साथ में बात करी जाती है। एक बिल्कुल खिचड़ी बना दी जाती है इन सब बड़े बड़े वर्ड्स की, और ये खिचड़ी मोदी भक्तों को खिलाई जाती है गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ व्हाट्सएप पर। एल्विश अपने वीडियो में बार बार कहता है कि गूगल कर लो, गूगल कर लो। तो आइए गूगल करके देखते हैं कि कौन है ये जॉर्ज सोरस। जॉर्ज सोरस एक हंगेरियन अमेरिकन बिलियनियर है और वे एक इन्वेस्टर, हेज फंड मैनेजर, शॉर्ट सेलर और फिलैंथ्रोपिस्ट है। बहुत सारे बड़े बड़े शब्द हैं, मैं जानता हूं एल्विश को हजम नहीं हुए होंगे, तो उसने सीधा व्हाट्सएप खोला और देखा कि व्हाट्सएप पर जो लिखा है वो बता देता हूं। 1992 में इन्होंने अपनी शॉर्ट सेलिंग से बैंक ऑफ इंग्लैंड को हिला दिया था, $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। 1997 में इन्होंने थाईलैंड और मलेशिया की करेंसीज को शॉर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली थी। उसी साल इन्होंने दी अटलांटिक में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें इन्होंने कहा कि वैसे तो मैंने फाइनेंशियल कितनी आसानी से उनके फ्लॉस को छुपा के बता दिया, फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली थी। यानी जहां कोई रेगुलेशंस ना हो, ऐसा कैपिटलिज्म एक खतरा है ओपन सोसाइटी के लिए। ओपन सोसाइटी का मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो और इंडिविजुअल राइट्स के लिए रिस्पेक्ट की जाए। ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए इन्होंने दुनिया के 100 देशों में अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाई। इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने इंडिया में अपने कदम रखे साल 1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इनिशियली ये इंडियन इंस्टीट्यूशंस में स्टडी और रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स देते थे। ये सिर्फ साल 2014 में ही था कि इन्होंने अपना इंडिया स्पेसिफिक ग्रांट मेकिंग प्रोग्राम शुरू किया। इसके तहत इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाली लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया, जैसे कि साइको सोशल डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए कम्युनिटी लिविंग, पब्लिक सर्विसेज, राइट्स को स्ट्रेंथन करना, जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स, मेडिसिन एक्सेस। इनके सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट्स ने 2 वेंचर्स को फंड किया है, नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट। इन दोनों वेंचर्स ने इंडिया के 40,000 से ज्यादा छोटे बिजनेसेस को $300 मिलियन की अफोर्डेबल फाइनेंसिंग दी है। ओह, सो स्वीट ऑफ यू। अब तुमने जॉर्ज सोरस की बात छेड़ी है तो चलो एक आध फैक्ट मैं भी बता देता हूँ जॉर्ज सोरस के बारे में। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को पढ़िए। इज जॉर्ज सोरस डेंजरस? एब्सोल्युटली। नीचे जॉर्ज सोरस के बारे में बताया गया है। बशरत पीर, जो कि कश्मीर के नैरेटिव को पाकिस्तान के फेवर में पुश करता है, वो जॉर्ज सोरस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के लिए काम करता है। पॉइंटर इंस्टीट्यूट, जो कि अपने बायसनेस के लिए जाना जाता है, जिसने तुम्हारे फेवरेट लव डे के फैक्ट चेकिंग वेबसाइट अल्ट न्यूज को लाइसेंस दिया था, उसको जॉर्ज सोरस ने अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के थ्रू $1.3 मिलियन का फंड दिया था। जॉर्ज सोरस खुद भी बहुत नाखुश था जब आर्टिकल 370 को निस्तो नाबूद कर दिया गया था। 1992 में हंगेरियन पॉपुलिस्ट एंटीसेमेटिक लीडर स्तवन सिशुरका ने सोरस को पपेट ऑफ जेरूसलेम कहा था। जॉर्ज सोरस पैदा तो ज्यू हुआ था, पर वो सारे काम एंटी जू करता है। 1995 में स्लोवाकियन प्रेसिडेंट जेन स्लोटा ने कहा था कि सोरस गलत धंधों के थ्रू कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल पार्लियामेंट को अपने कंट्रोल में करने के लिए कर रहा है। 1997 में मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महाथिर मोहम्मद ने कहा था कि सोरस मलेशिया के करेंसी क्राइसिस के लिए जिम्मेवार है। 2007 में फॉक्स न्यूज के होस्ट मिस्टर ओरेली ने सोरस को डेंजरस बताया था, जो कि बॉर्डर्स को खोलकर वन वर्ल्ड फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता है और ड्रग्स को लीगलाइज करना चाहता है। 2016 में रोमानियन टीवी ने अक्यूज किया था कि जॉर्ज सोरस गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए पैसे देकर लोगों को इकट्ठा कर रहा है। 2018 में पुतिन ने कहा था कि सोरस अपने पैसे के जरिए कंट्रीज के इंटरनल मैटर में दखलंदाजी करता है ताकि शांति भंग हो सके। 2019 में सोरस ने कहा था कि इंडिया में राष्ट्रवाद बढ़ रहा है और ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी नेशनल थ्रेट के कारण रशिया ने जॉर्ज सोरस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को 2015 में बैन कर दिया था। 2018 में ट्रंप ने जॉर्ज सोरस को एक्यूज किया था कि वो एंटी कोरोना प्रोटेस्ट के लिए फंड कर रहा है। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने भी कहा है कि जॉर्ज सोरस ह्यूमैनिटी से नफरत करता है और सिविलाइजेशन को बर्बाद करना चाहता है। और इसके बाद इंडिया में भी इसे बैन कर दिया था, क्योंकि ये फॉरेन फंडिंग के नाम पे विदेशों से पैसा भारत में लेकर आता था और इलीगल काम कर रहा था। इनके अलावा टर्की, हंगरी, मलेशिया जैसे कंट्रीज में भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बैंड है। बहुत सारी कंट्रीज ने तो इनका ओपन सोसाइटी बैन ही करके रखा है। जॉर्ज सोरस अलग अलग कंट्रीज में अपने एनजीओ के नेटवर्क के थ्रू पैसे पंप करता है। एनजीओ तो सिर्फ नाम का है, एक्चुअली में जो उनका काम है वो है पैसे को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना। क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि अरे एनजीओ है वो तो अच्छा ही काम कर रहा है, पैसों से गन्स खरीदेंगे, ताकि जो मीडिया है वो इनके हक में खबरें छापे। और दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें भी इनका कनेक्शन सामने आया था।
इसके बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो मेरा वीडियो आप देख सकते हो, मैंने डिटेल में बताया हुआ है। एक और बात, ये जो हर्ष मंदर है वो इसी जॉर्ज सोरस के लिए काम करता है जिसको कि राठी बचाने में लगा हुआ है, और ये काम ये तब से कर रहा है जब से जॉर्ज सोरस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पे इंडियन गवर्नमेंट ने शिकंजा कसा था। राठी ने तो वो वीडियो प्राइवेट करके रखा हुआ है, आप खुद देख लो। और हाँ, राठी जवाब जरूर देना कि इस वीडियो को तुमने प्राइवेट क्यों किया था। लिस्ट पे नेक्स्ट टारगेट था एनजीओज, ग्रीन पीस जैसे एनजीओ जिनको गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के सामने बोला, मोदी गवर्नमेंट ने, कि ये एंटी नेशनल है। ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि एनजीओ एक अकेला पत्थर बन के खड़े पॉलिटिशियन कॉर्पोरेट नेक्सस के सामने इनको इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, कंट्री के डिस्ट्रॉय करने से रोकते हैं। इतनी बेशरम है सरकार, आप यकीन नहीं करोगे, इन्होंने पिछले साल अप्रैल के महीने में कुछ 14,000 एनजीओ की फॉरेन फंडिंग ब्लॉक कर दी। अच्छा, राठी जॉर्ज सोरस के अचीवमेंट्स को गिनाने के लिए सहारा भी किसका ले रहा है, जरा ये तो देखिए। फॉरेन फंडिंग खुद ओपन सोसाइटी के लिखे हुए डिस्क्रिप्शन का। इसने सोचा होगा कि किसी को क्या ही पता लगेगा, लोग इतना पढ़े लिखे थोड़ी हैं कि पढ़ लेंगे कि भाई स्क्रीन पे क्या चल रहा है। स्पेसिफिक ग्रांट मेकिंग प्रोग्राम शुरू किए। इसके तहत इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाली लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया, जैसे कि साइको सोशल डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए कम्युनिटी लिविंग, पब्लिक सर्विसेज, राइट्स को स्ट्रेंथन करना, जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स, मेडिसिन एक्सेस। इनके सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट्स ने 2 वेंचर्स को फंड किया है, नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट। इन दोनों वेंचर्स ने इंडिया के 40,000 से ज्यादा छोटे बिजनेसेस को $300 मिलियन की अफोर्डेबल फाइनेंसिंग दी है। मतलब ऐसे तो मैं भी अपने नाम से एक वेबसाइट खोल दूंगा और उस पर लिख दूंगा कि मैं एनजीओ चलाता हूँ, लोगों की भलाई करता हूँ, जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करता हूँ, गरीबों का मैं मसीहा हूँ, मुझे भगवान ने खुद भेजा है लोगों की हेल्प करने के लिए। अरे जो बात मैंने अपने बारे में खुद छापा है उस बात की क्या क्रेडिबिलिटी है? जैसे कि तुम द प्रिंट पे एक ऑथर हो और तुम द प्रिंट पे आर्टिकल्स लिखते हो मोदी के खिलाफ। तुमने किसी को बताया कि तुम द प्रिंट के आर्टिकल्स क्यों बार बार उठाते हो? क्योंकि तुम खुद वहां पे एक ऑथर हो। इंडियन एक्सप्रेस की एक इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जॉर्ज सोरस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वर्ल्ड वाइड 68 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फंडिंग होती है यूएन डेमोक्रेसी फंड से, और इंडिया इस यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड में 4th हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है। इसका जॉर्ज सोरस के बारे में इतना कुछ वो भी जिसको देखो। 16 मिनट बीत चुके हैं और ये अभी भी इधर उधर की बातें कर रहा है। मैं तुम एल्विश यादव की वीडियो को काउंटर कर रहे हो या फिर चरण वंदना कर रहे हो जॉर्ज सोरस की? तुम्हारा काउंटर वीडियो शुरू एल्विश के वीडियो के 10 मिनट के बाद के फैक्ट से हुआ है, और उसमें भी 2 फैक्ट्स तुमने उठाया। पहला आदिल अमन, जिसपे तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारा कोई उससे कनेक्शन नहीं है। दूसरा जॉर्ज सोरस, जिसकी तुम चरण वंदना कर रहे हो। अब ये मत कह देना कि पूरी दुनिया ही गोदी मीडिया है और इतने सारे पॉलिटिशियंस, इतने सारे जर्नलिस्ट, सब के सब गोदी मीडिया है, सब जॉर्ज सोरस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, सब फेक है। अब ये सारा तो व्हाट्सएप और गोदी मीडिया पर घूम रहा प्रोपेगेंडा है, लेकिन एल्विश की बेवकूफी तो इससे भी ज्यादा कमाल की है। एल्विश कहता है कि जॉर्ज सोरस को राहुल गांधी की आंटी जानती है, इसलिए वो आंटी हमारे देश के लिए खतरा है। जो हमारे जॉर्ज सोरस है वो हमारे राहुल गांधी जी की आंटी फौरी नेहरू के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। गूगल पर सर्च करो तो पता चलेगा कि 2017 में ऑलरेडी इनका देहांत हो चुका है, 108 साल की उम्र पर। एक ऐसी महिला जो आज से 7 साल पहले ही गुजर चुकी है, वो भी 108 साल की उम्र पर। एल्विश की राय में वो देश के लिए खतरा है। पहली बात तो ये कि एल्विश ने ये बोला है कि जॉर्ज सोरस राहुल गांधी की आंटी का करीबी दोस्त है, ये नहीं कहा है कि वो आंटी डेंजरस है। तो अपने कान का इलाज करवाओ और विजेता दहिया को कहना कि थोड़ा दही खाया करे ताकि जो उसका डाइजेशन है वो इंप्रूव हो सके और फैक्ट्स डाइजेस्ट करने में आसानी हो, और अगली बार स्क्रिप्ट बढ़िया से लिख सके, ना कि बुजदिलों के जैसे अकाउंट को लॉक करके भाग जाए। वैसे तो 2009 का इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देखो, जिसमें बताया गया है कि फौरी नेहरू नेटिवली हंगरी से है, जहां से जॉर्ज सोरस भी है। जॉर्ज सोरस की तरह वो भी ज्यूइश थी। जब इंडिया में उनकी लव मैरिज हुई तो उन्होंने अपना नाम कर लिया था शोभा नेहरू। इस 2009 के आर्टिकल की हेडिंग है मिस्टर सोरोस एक पुरानी दोस्त से मिलने गए। दूसरी बात ये कि शोभा नेहरू शादी के बाद ही नेहरू बनेगी ना, कि किसी के चाची का सरनेम शादी से पहले ही सेम होगा। फौरी और जॉर्ज सोरस एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो शादी के बाद जब वो नेहरू बनी तो यही तो कहा जाएगा ना कि उसकी चाची करीबी दोस्त है जॉर्ज सोरस के। कैसा गवार आदमी है यार, मतलब ब्लड रिलेशन का बेसिक्स भी इसको नहीं पता है। अब देखना यहाँ से ये एक अलग ही दुनिया में चला जाएगा, घुमा फिरा कर बात को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के इर्द गिर्द घुमाता रहेगा। उसको सही बताने में बार-बार बात को घुमा रहे थे। 14 साल बाद 18 फरवरी 2023 में इसी को 2 गोदी वेबसाइट्स पब्लिश करती।
लेकिन इसके 7 साल बाद गोदी मीडिया वेबसाइट इसे भी छाप कर कहती है ये देखो नया खुलासा खुलासा खुलासा। लेकिन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अगर पता करने की कोशिश करी होती तो अब ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में काम कर भी नहीं रही है। अब ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ की प्रोफेसर है। यहाँ पे इस बात का क्या लेना देना था इस पूरे काउंटर वीडियो से? इस बात का कोई सेंस है? नहीं, पहली बात तो जो भी नहीं होता है, हर्ष मंदर है उनका नाम। कल को तेरे नाम को भी ऐसे करके कोई बोले कि एल्विश कह लो या एल्विश कह लो, जो भी है ऐसे नहीं होता। दूसरा, आइए गूगल करते हैं कि अब ये कौन है। हर्ष मंदर एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट हेड रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर रहे हैं, मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी में फैकल्टी रहे हैं और 2002 में इन्होंने गुजरात दंगों के विरोध में वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी। इन्होंने 24 किताबें लिखी हैं। इतनी किताबें एल्विश अपने 7 जन्मों में भी नहीं पढ़ पाए। पिछले 10 सालों में दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, स्क्रोल, लाइव मिंट, एनडीटीवी, बिजनेस स्टैंडर्ड, आर्टिकल 14 जैसे अखबारों और न्यूज पोर्टल्स के लिए कॉलम भी लिखे हैं। श्याम बेनेगल की फिल्म समर इनकी लिखी हुई 2 कहानियों पर बेस्ड है। इन्होंने बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटीज में लेक्चर लिए हैं, जैसे कि IIM अहमदाबाद, नालसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, MIT, बॉस्टन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज। 2010 से 2012 तक यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर। कई इंपॉर्टेंट बिल्स ड्राफ्ट करने में इनका योगदान रहा है, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी बिल, चाइल्ड लेबर एबॉलिशन। इन्होंने लिंचिंग्स के विरोध में कारवाए मोहब्बत कैंपेन चलाया और इन्हें इनके काम के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि MA थॉमस नेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2002, क्रिस्टी हार्मनी अवार्ड 2012 या क्वेड मिलेथ अवार्ड 2020। लेकिन इस अनपढ़ बेवकूफ एल्विश के अनुसार ये भी एंटी नेशनल है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि इन्होंने जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ काम किया है। ये जिस हर्ष मंदर की चरण वंदना कर रहा है, चलो इस हर्ष मंदर के बारे में मैं आपको थोड़े फैक्ट बता देता हूँ कि आखिर ये हर्ष मंदर है कौन। हर्ष मंदर जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के लिए काम करता है और जो ये कह रहा है कि हर्ष मंदर ने बहुत सारे बिल ड्राफ्ट किए हैं कांग्रेस जब गवर्नमेंट में थी, तो चलिए इसने जो बिल ड्राफ्ट किया था उसकी एक झलक भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हर्ष मंदर ने ही वो एंटी कम्युनल वायलेंस बिल ड्राफ्ट किया था जिसको कांग्रेस ने 2 बार पास करने की कोशिश की थी, पर ऑपोजिशन के कारण वो पास नहीं हो पाया था। अगर ये बिल पास हो गया होता तो हमारे देश के अंदर कहीं पे भी अगर कोई कम्युनल वायलेंस होता तो उसमें जो सबसे पहली उंगली उठती, जो सबसे पहले जिम्मेवार लोग माने जाते हैं, वो होते हिंदू। फिर चाहे गलती किसी और रिलीजन की ही क्यों ना हो। बहुत सारे और भी चीजें इस एंटी हिंदू कम्युनल वायलेंस बिल में को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपके पैर के तले से जमीन खिसकने वाली है। किसी की IAS हो जाने से उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पता चलती है, उसकी नियत नहीं। तुम्हारा जो फेवरेट उमर खालिद और शर्जिल इमाम का गैंग है, तो शर्जिल इमाम तो IITian था, देश से नॉर्थ ईस्ट को अलग करना चाहता था। तो क्या वो IITian था तो हम उसको प्राइम मिनिस्टर बना दें? तुमने भी तो इंजीनियरिंग की थी और अभी क्या कर रहे हो? यूट्यूब पे देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों को बचाव कर रहे हो, देश के डेवलपमेंट के खिलाफ बातें करते हो, इंडिया के गलत मैप को दिखाते हो ताकि लोग इन्फ्लुएंस हो सके, फेक और स्कैम क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करके लोगों का पैसा डुबा देते हो। चलो छोड़ो, रहने दो, जाने दो, वरना फिर तुम रो दोगे। 2004 में क्राइम ब्रांच ने गुजरात में 4 लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को इनकाउंटर में मार गिराया था, जिसमें एक फीमेल भी थी जिसका नाम था इशरत जहां। इस इशरत जहां को बचाने के लिए हर्ष मंदर ने एड़ी से चोटी की जोड़ लगा दी थी। यही नहीं, 1993 में जो बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे जिसमें कितने मासूम लोगों की जान चली गई थी, उसका मास्टरमाइंड याकूब मेनन को जब फांसी की सजा सुनाई गई थी तो हर्ष मंदर ने उसको बचाने के लिए मर्सी पिटीशन पे साइन किया था। 26/11 मुंबई हमला, इसके बारे में कौन नहीं जानता? इसमें बच्चों को भी नहीं छोड़ा था। तुकाराम ओम्बले जी जिन्होंने अपना बलिदान देकर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा था, और ये हर्ष मंदर जिसकी ये चरण वंदना कर रहा है, उसने अजमल कसाब को बचाने के लिए भी मर्सी पिटीशन पे साइन किया था। हमारे पार्लियामेंट पे अटैक करवाने वाला मास्टरमाइंड अफजल गुरु, इस अफजल गुरु को भी बचाने के लिए हर्ष मंदर ने मर्सी पिटीशन पे साइन किया था। हर्ष मंदर और इसका एनजीओ कारबार मोहम्मद, इनका दिल्ली में एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान जो दिल्ली का हालात हुआ था उसमें भी हाथ था। आप चाहो तो इसके वीडियोस को रेफर कर सकते हो। जब अपने ही देश में आतंकवादियों को बचाने वाले, हिंदुओं पर हर एक कम्युनल वायलेंस का इल्जाम लगाने वाले, बिल ड्राफ्ट करने वाले हो और उनको बचाने के लिए राठी जैसे यूट्यूबर्स हो, तो हमें देश के बाहर के दुश्मनों की क्या जरूरत है? ऐसे यूट्यूबर से ही निपटने में हमारे देश को दशकों लग जाएंगे। जो काम पाकिस्तानी गवर्नमेंट और उसकी आर्मी नहीं कर पा रही है, वो काम तुमने वीडियो बनाकर कर दिया, और इसीलिए तो पाकिस्तान से तुम्हारे लिए इतना ज्यादा भर भर कर सपोर्ट आता है। व्यूअर्स को खुद सोचना चाहिए कि आपके देश का जो दुश्मन है वो किसी व्यक्ति को क्यों सपोर्ट करेगा। सोरस को मसीहा दिखाना हो या फिर हर्ष मंदर को हाईली क्वालिफाइड IAS ऑफिसर जो समाज सेवी है, इस ब्रेन वॉशिंग में राठी माहिर है और वो अपने काम को बखूबी जानता है। सवाल ये है कि क्या आप लोग जागरूक हो? क्या आपने कभी इसके दिखाए हुए फैक्ट्स को खुद क्रॉस चेक करने की कोशिश की? एक बार क्रॉस चेक जरूर करना, आपके सवालों का जो जवाब है वो आपको खुद मिल जाएगा।
मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एल्विश को यह अंदेशा तो जरूर था कि ऐसी बचकाना बातों पर लोग यकीन नहीं करेंगे, इसलिए एक और पैंतरा खेला इसने। हर्ष मंदर के साथ मेरा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश में ये आदिल अमन को बीच में ले आया। कहने लगा कि आदिल अमन एक्चुअली में अब जर्मनी में रहता है और हर्ष मंदर के साथ काम करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आदिल अमन भाई भी जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं और 2019 से कारवाए मोहब्बत नाम की एक एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए इसने एक फेसबुक प्रोफाइल दिखाई पीछे प्रूफ के तौर पर, और जानते हो क्या दोस्तों, ये किसी और आदिल अमन की फेसबुक प्रोफाइल थी। लिटरली यहाँ पर दो अलग अलग इंसानों की बात करी जा रही थी। या तो ये खुद इतना बेवकूफ है कि इसने चेक भी नहीं किया यहाँ पर किसका फेसबुक प्रोफाइल दिखा रहा है, या फिर ये सही मायनों में अपने व्यूअर्स को बेवकूफ समझता है। वीडियो खत्म होने को है और इसने अभी तक सिर्फ 3 पॉइंट्स उठाए हैं। पहला सोरस, दूसरा हर्ष मंदर और तीसरा आदिल अमन। इसने चतुराई से 3 ऐसे पॉइंट्स निकाले जिसमें लोगों को गुमराह किया जा सके, पर उन तीनों फैक्ट्स को भी ये काउंटर नहीं कर पाया और उल्टा खुद एक्सपोज हो गया। और यही था इसका सो कॉल्ड काउंटर। कभी हिम्मत हो तो अपने जॉनरा वाले यूट्यूबर से भिड़कर देखना, दूसरे जॉनरा वालों से नहीं, चड्डी गीली हो जाएगी। खैर छोड़ो, मैं भी किसे बता रहा हूँ जो सिर्फ ब्लॉक करना जानता है। एल्विश ने अपने वीडियो में कहा कि कोई भी आर्टिकल पार्टिकल दिखाकर किसी को भी कुछ भी साबित किया जा सकता है। मान लो कैमरामैन है, मुझे इसको गलत साबित करना है, मैं भाई कर दूंगा कैसे न कैसे करके आर्टिकल पार्टिकल दिखा के। और यही चीज एग्जैक्टली एल्विश ने अपने वीडियो में करी। मैं पूछना चाहूंगा, जरा अपनी ऑडियंस को बता दे, ये सब जो तूने किया सिर्फ व्यूज और पैसे के लिए किया या फिर ऊपर से कोई पे भी कर रहा था तुझे? मैं भी पूछना चाहूंगा कि ये सब जो तुमने किया क्या सिर्फ व्यूज और पैसे के लिए किया? देश को तबाह करने वाले को मसीहा बना दिया, आतंकवादियों को बचाने वाले को समाज सेवी बना दिया, विक्टिम कार्ड की बात करने वाला खुद हर बार एक्सपोज होने पे ब्लॉक कर देता है, मेरे वीडियो को कोई इसके ट्वीट के नीचे डालता है तो ये उसको हाइड कर देता है, और मेरे वीडियो का लिंक कोई इसके ट्वीट के नीचे कमेंट कर दे तो उसको भी हाइड कर देता है। ये जो डर है ना, ये डर अच्छा लगा। हर एक देश के खिलाफ काम करने वाले को एक्सपोज होने का डर होना चाहिए, ये डर होना चाहिए। वैसे ओटीपी से ईवीएम हैक करने वाले मिस्टर हैकर राठी के लिए तालियां तो बजनी ही चाहिए। इतना तो आप लोग कर ही सकते, इतना दरिया दिल तो आप लोग हो ही। तो इसने जो काउंटर वीडियो बनाया उसका खुद इनकाउंटर हो गया। जो फैक्ट्स इसने उठाए थे काउंटर करने के लिए उसका खुद इनकाउंटर हो गया, खुद एक्सपोज हो गया। इसके आम आदमी पार्टी के साथ जितने भी लिंक्स थे, इसने जब जब आम आदमी पार्टी के लिए काम किया, उनके लिए गाने बनाए, उनके लिए एडिटिंग किया है, उन सब के बारे में इसने कुछ भी नहीं बोला। क्यों बोलेगा? पार्टी का जो सवाल है। तो इसने 3 सबसे आसान पॉइंट्स उठाए और उसी के इर्द गिर्द पूरा आधे घंटे का वीडियो बना दिया। पार्टी का जो सवाल है। ओके, तो वीडियो खत्म हो चुकी है। नाउ बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं मेरे भी। एंड जैसे कि उन्होंने मेंशन करा दैट कि अनाप शनाप कुछ भी बातें घुसा के, मैंने भी अपने वीडियो के अंदर मेंशन करा था जब मैंने रिएक्शन करा था, ठीक है, जो रिप्लाई वीडियो था, जो लिटरली बात को वहाँ पे घुमा दिया था जहाँ पे वो मोदी जी की बात करने लग गए थे। उनको लगा कि यार मोदी जी की कुछ रिवील कर देता हूँ, कुछ बातें यहाँ पे फिर से पहले भी रिवील कर चुके हैं वो सारी चीज़ें कि मोदी जी किसको फॉलो करते हैं, क्यों फॉलो करते हैं, ये सब कुछ अपने पहले के वीडियो में भी वो बता चुके हैं। लेकिन दोबारा से इस वीडियो में भी उन्होंने ये चीज़ मेंशन करा ताकि लोगों को लगे कि भाई अगर मोदी जी फॉलो कर सकते हैं किसी को तो भाई ध्रुव राठी क्यों नहीं कर सकते हैं, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी किसी के बारे में जानता थोड़ी है कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लोग थोड़ा कनेक्ट करेंगे इस बात से। भाई दिमाग से खेलने वाला काम जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं एंड बहुत अच्छे तरीके से वो मैनिपुलेशन का काम करते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है जिस तरह से वो वीडियोस बनाते हैं। प्रोपेगेंडा जब फैलाना होता है उनको तो जिस तरह से वो फैक्ट्स लेके आते हैं ना यार, पता चलता है यार, पता चलता है देख के वीडियो। एंड काफ़ी ज़्यादा मैं हंसती भी हूँ, इसलिए अपने मैं वीडियोज़ में हंसती हूँ। बहुत सारे जो ध्रुव राठी फैंस हैं वो मेरे वीडियो पे इसलिए भी गुस्सा में कॉमेंट करते हैं यार कि भाई हंस क्यों रही है यार, ये इसको बहुत तकलीफ हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई वो अपनी भड़ास निकालते हैं कॉमेंट में, लेकिन भाई मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है क्योंकि यार मुझे समझ में आता है यार कि बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से इन्होंने बोला कि भाई आम आदमी पार्टी से मेरा ना कभी कनेक्शन था ना है। ध्रुव राठी बोलता है ना अपने वीडियोस में, उन्होंने इंटरव्यू जब दिया था कि ना मेरा कभी किसी पार्टी से कनेक्शन रहा था एंड ना कभी एंड अभी भी नहीं है और ना आगे रहेगा। तो पार्टी से किसी का कनेक्शन ना रहे एंड यहाँ पे इतने सारे उन्होंने वीडियो दिखा दिया जहाँ पे उनका आम आदमी पार्टी के साथ कनेक्शन साफ साफ दिख रहा है। वो खुद एडमिट कर रहे हैं दैट कि मैं पार्टी के साथ कनेक्ट था। एंड इसके अलावा उन्होंने जो स्वाति मालीवाल है उन्होंने भी कुछ कन्फेस किया दैट कि हाँ वो हमारे पार्टी के साथ थे एक टाइम पे,
तो यहाँ पे क्या सेंस बनता है कि वो बार बार ये झूठ फैलाते हैं दैट कि हम पार्टी के साथ काम नहीं करते थे। आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ भी होता है, कोई भी चीज़ होती है तो तुरंत से वो एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर बना देते हैं या फिर एक ट्वीट ज़रूर कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अगर कोई बात करता है तुरंत से वो ईवीएम हैक हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, तुरंत से वो करते हैं। मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड का भी समय वो नहीं गवाते हैं, तुरंत से उनको करना होता है। तो ये चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा डाउट क्रिएट करती हैं। एंड बहुत सारी बातें, जैसे कि जॉर्ज सॉरस वाली बात को भी मैंने बोला था दैट कि जॉर्ज सॉरस को तो इन्होंने देव मानुस साबित कर दिया, जबकि जॉर्ज सॉरस जो है वो देव मानुस नहीं है। रियल में जो है जॉर्ज सॉरस इतना खतरनाक आदमी है वो कि आपने देख ही लिया, जो ड्रग को लीगलाइज करने की बातें करता हो वो किस तरह का व्यक्ति होगा एंड क्या कर सकता है ये भी आप जरूर से जानते होंगे। एंड जहाँ पे उन्होंने 26/11 की बात की, तो 26/11 में जो है वो कब हुआ था, वो 2008 या 9 के टाइम पे हुआ था ना, 2008 में ही हुआ था आई थिंक। तो वहाँ उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे कौन पीएम था जरा आप सोच के बताना। 2008 के टाइम पे जो है वो मनमोहन सिंह जो थे सत्ता में थे। ध्रुव राठी जो है वो पार्ट 2 जो वीडियो लाने वाले हैं उसमें भी जो है वो इधर उधर की बातें करके टाइम वेस्ट करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि काउंटर तो उनके पास एज सच कुछ है नहीं, क्योंकि उनका जो झूठ है वो पकड़ लिया है इन लोगों ने। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रूफ है इन लोगों के पास। एल्विश यादव जो है वो इस जॉनर से नहीं है, दैट्स द रीजन कि उनके वीडियोस जो है उतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन जो इंजीनियर रिवील जो वीडियो बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो इतने सारे प्रूफ लेके आते हैं, इतने सारे चीज़ें दिखाते हैं। जैसे कि उन्होंने हर्ष मंदार का जो नाम है टोटली उन्होंने मेंशन करके दिखाया दैट की मर्सी पिटीशन पे देखो इनका भी शाइन है। मेरे लिए तो भाई बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ थी एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ फैक्ट्स इनके वीडियो के अंदर मुझे काफ़ी शॉकिंग लगे, तो उसके लिए मैं क्लैपिंग करना चाहूँगी कि भाई कहाँ से इतने सारे फैक्ट्स लेके आता है। भाई को क्रेडिट है, भाई इतना अच्छा फैक्ट लेके आता है एंड इतने अच्छे से वीडियोस बनाता है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन भी करा। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशन मैं बोलूँगी, बहुत अच्छी वीडियो थी, मुझे काफ़ी पसंद आई इनकी वीडियो। आई होप कि आपने रिएक्शन को एंजॉय करा होगा। अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ भी ऐसा लगा कि नहीं ये गलत था, ये गलत था, तो कमेंट करिए भाई, कमेंट करके हमें बताइए कि क्या गलत था वीडियो के अंदर एंड आपको क्या चीज़ जो आपको पता है एंड दुनिया को नहीं पता है वो जरूर से कमेंट करके बताइए कि हाँ ये चीज़ ऐसा नहीं था वैसे था, तो ये चीज़ को ऐसे गलत एक्सप्लेन करा इन्होंने, तो वो चीज़ को जरूर से कमेंट करिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को एंड करूँगी, मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।